हमारे साथ खास मेहमान हैं रविंद्र सिंह भाटी। इनके नाम कोई अब परिचय का मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया इनको पहचानती है, पूरा देश इनको पहचानता है। और जब नामांकन की इनकी तस्वीरें आई थी, इन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से जब नामांकन किया था तो हज़ारों की भीड़ थी और वो तस्वीर जो है पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। उसके बाद से रविंद्र सिंह भाटी पहले से ही सोशल मीडिया पे बड़े स्टार थे, लेकिन उसके बाद रॉक स्टार बन गए रविंद्र आप। लेकिन अब आपका चुनाव तो पूरा हो चुका है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से डिमांड आ रही होगी कि रविंद्र आप हमारे यहाँ भी प्रचार करने आ जाएं, क्योंकि आप चुनाव तो राजस्थान में लड़ रहे थे, लेकिन सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर सब जगह आंधी तूफान आपने वोट मांगने के लिए ही मचा दिया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मेरे बाड़मेर जैसलमेर के कई सारे लोग, प्रवासी बंधु जो देश के अलग अलग कोनों में थे, मैं उनसे मतदान की अपील करने गया था। जाहिर सी बात है कि चुनाव हो चुके हैं, बाकी तमाम जो भी प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं, पर मैं अभी जनता के बीच में रह के, मेरे अपनों के बीच में रह के उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि 4 तारीख के बाद में व्यस्तताएँ बढ़ जाएगी और जाहिर सी बात है क्षेत्र बड़ा है तो 5 साल कम है, पर हम जम के काम करेंगे जी। तो जब आपने अपने प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदा तो लोगों ने पूछा कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपको जवाब देना भारी पड़ा? हाँ, जाहिर सी बात है कि कई सारे लोगों ने कहा कि साहब ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, तमाम तरीके की बातें हुई। न सिर्फ चुनाव में हेलीकॉप्टर की, इसके अलावा भी कई सारी बातें हुई। पर मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा का जो मेरा परिवार है, उनको भरोसा था कि रविंद्र जो कर रहा है सही कर रहा है। और मेरे इतने साथी हैं जिन्होंने संघर्ष के हर दौर में मेरा साथ दिया। आप सोचें कि विश्वविद्यालय से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये चुनाव रविंद्र अकेला नहीं लड़ रहा, तमाम 36 कौम के मेरे जो युवा हैं वो सब मिलके लड़ रहे थे। असेंबली का चुनाव था, सबको दिख रहा था कि रविंद्र लड़ रहा है, पर रविंद्र चुनाव नहीं लड़ रहा था, वो सिर्फ की जनता चुनाव लड़ रही थी। और इस बार का भी चुनाव बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने चुनाव लड़ा है और उन सब ने मजबूती के साथ में मेरा सहयोग किया, और जिसकी बदौलत ये तमाम चीज़ें हुई। कई सारी एलिगेशंस ये भी लगे कि साहब फंडिंग्स हो रही है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि उन दौरों में कोई क्या ही फंडिंग करेगा, क्या ही लेगा। देशद्रोही भी बताया गया आपको? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, कई सारे देशद्रोही फंडिंग्स और भी कई सारे कि अरे अकेला आदमी है, निर्दलीय है, क्या कर लेगा, ये वो खूब सारे एलिगेशंस लगे। पर मेरे अपनों ने, 36 कौम के उन तमाम लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे तो आमतौर पर लीडर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, तो आपके पीछे तो भीड़ आ रही थी, फिर हेलीकॉप्टर क्या मजबूरी थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र है वो हरियाणा से भी बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र में बाकी तमाम लोगों के पास स्टार प्रचारक है, खूब सारे बाहर से इंपोर्ट करके ये नेता ले आए, अलग अलग जगह अलग अलग लोग रैलियाँ करवाई। मेरे पास मैं ही था और मेरे पास ये तमाम 36 कौम के लोग थे, ये जनता थी। इनको मैंने कहा कि साहब मेरे पास स्टार प्रचारक तो कोई है नहीं, तो उन्होंने कहा आप ही आ जाओ एक बार, हमारे लिए ये खूब है। तो उन सब से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी के बारे में रविंद्र सिंह बागी लोग कहने लगे हैं। बागी होके आप ABVP से जोधपुर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन निर्दलीय लड़ गए, जीत गए, फिर आप BJP से बागी हुए, आप निर्दलीय शिव विधानसभा से चुनाव लड़ गए, जीत गए, फिर आप बागी हुए, आप लोकसभा में बागी होकर निर्दलीय लड़ गए। तो ये बगावत इतनी अंदर क्यों भरी है आपके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जनता के आदेश की पालना की है। रविंद्र कौन है? एक साधारण परिवार से निकला हुआ एक युवा जो जनता के आदेश के अनुसार आगे आया, लड़ने के लिए आ गया। स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजनीति में बनती बिगड़ती रहती है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अलाइंस होकर चुनाव लड़ूँ, पर स्थितियाँ वैसी बन नहीं पाई, टिकट मिल नहीं पाया, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था। जाहिर सी बात है कि साधारण परिवार से अगर कोई निकल के आगे आता है 25 साल में चुनाव लड़ने के लिए असेंबली का या पार्लियामेंट का, तो बड़े बड़े वो तमाम लोग जिन्होंने 7-7 पुस्तों तक की एक व्यवस्था बना रखी है, उनको डर लगता है कि साहब ये कहीं नए लड़के आ गए तो हमारे उस व्यवस्था के अंदर ये बीच में आ जाएंगे, तो वो अपने प्रयास करते हैं। पर जनता का आदेश था और जनता के आदेश की पालना की। जनता ने अपने बेटे अपने भाई का मान रखा, मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया, मुझे असेंबली में भेजा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले 4 तारीख को आपके बीच में यहाँ दिल्ली भी आऊँगा। चलिए, शुभकामनाएं। देखिए वसुधा है ना, आपकी सीट पे बहुत पैनी नज़र रखी हुई थी, इसलिए वसुधा आपसे ज़रूर सवाल कुछ पूछेंगी। रविंद्र जी आपको प्यार से रावा साहब बोलते हैं। मैं तो साउथ इंडियन हूँ, जब मैं ये सब पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लाइक यू नो। बट काफ़ी लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जब मैं पॉलिटिकल वर्कर से बात करती हूँ तो वो भी यू नो दे लुक एट यू एज इंस्पिरेशन। मुझे ये बताइए कि आपने पब्लिक लाइफ में आने से पहले जो काम किया था, कोविड के टाइम पे हो, या वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आना मेरा एम नहीं था, लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को निस्तारण करना, हल करना, ये मेरा उद्देश्य था। जब भी कोई छात्र स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में आता है तो वो सोचता है कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बनूंगा, पर मैंने जब गाँव के स्टूडेंट जो दूर दराज क्षेत्र से आए उनकी समस्याओं को देखा तो हम लोगों ने सब ने मिलके, रविंद्र अकेले ने नहीं बल्कि तमाम मेरे जो भी साथी थे, हम सब ने मिलके उनके साथ में काम किया, उनके लिए काम किया। उस समय तक कभी सोचा नहीं था कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। 19 में चुनाव लड़ने का मौका मिला। जाहिर सी बात है कि 19 के उस चुनाव में 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय जीत के आया। कोविड की वजह से मुझे 2 साल और मिले, पर उस कोविड को, आपदा को अवसर में बदलना था। हमने काम किया लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग, वो तमाम युवा जिन्होंने एक भरोसे के साथ में एक इंडिपेंडेंट को जिताया है, तो मुझसे उम्मीद भी रखते हैं कि वो हमारे सुख दुख के अंदर हमारे साथ में खड़ा रहेगा। तो हमने काम किया। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैंने किसी को एहसान नहीं किया। और आने वाले समय में भी राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार पद होंगे नहीं होंगे, पर जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को हल करना, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। जी अंदर जी, आइडियोलॉजी कितना मायने रखता है आपके लिए? क्योंकि क्या है कि आपकी भी, जैसे उन्होंने भी बताया कि काफ़ी वैरायटी वाला बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आइडियोलॉजी या तो फिर बिलीफ इन सर्टन थिंग्स एक यंग पर्सन, यंग पॉलिटिशियन के लिए कितना मायने रखना चाहिए? देखिए, देश बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मैं कहना चाहूँगा कि आइडियोलॉजी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती। इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, उसकी खुद की आइडियोलॉजी, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है। मैं ये चाहता हूँ कि सब, मेरा हर भाई, हर युवा मजबूत हो, मेरा देश सुरक्षित हो, हम सब मिलके आगे बढ़ें। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में हमने ट्राइबल पार्टीज़ को भी बढ़ते हुए देखा है, तो आपको लगता है देश का फ्यूचर एक 2 पार्टीज़ के बीच में सिमट के रह जाएगा, या छोटी छोटी पार्टियाँ या आप जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे? मैं चाहूँगा कि जितना बढ़िया कंपटीशन होगा उतने अच्छे नेता निकल के बाहर आएंगे, है ना। अगर मैं बात करूँ गुजरात की, मैं बात करूँ राजस्थान की, तो वहाँ पे स्थानीय पार्टियां हैं नहीं, जिसकी वजह से 2 पार्टियों के पीछे लोग घूम घूम के परेशान हो जाते हैं। कई सारे युवा है जो जिनके बाल सफ़ेद हो गए, उनको टिकट नहीं मिल पाता और वो थक हार के घर पे बैठ गए। तो अगर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती तो वो चुनाव लड़ते, वो जनता के बीच में जाते, मजबूती से काम करते, हमारे सोसाइटी को, इस क्षेत्र को नए सारे नेता मिलते। पर विडम्बना है कि छोटे संगठन है नहीं, छोटे दल नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा। राइट। बस एकदम लास्ट, ये टेक्नोलॉजी को किस तरह, आपकी वीडियोस कौन बनाता है? मेरे कई सारे भाई हैं, और जनरली तो वीडियोस में अपने आप पहली बार जब देखता हूँ तभी पता चलता है कि ये वीडियो भी बना है कोई। बाकी टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया उपयोग किया जा सकता है, मेरे साथी कर भी रहे हैं। MBM एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कई सारे साथी जो मेरे साथ में, वो खूब मेहनत करते हैं। वसुधा, क्या बुलेटिन करने जाना है? वसुधा को बुलेटिन करने जाना है। उससे पहले रविंद्र, आपको सोशल मीडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे यूथ, आप भी खुद यंग हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रविंद्र भाटी को पसंद क्या क्या है? रविंद्र को युवा पसंद है, वो तमाम भाई पसंद है जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले संघर्षों में जो डट के मुकाबला कर रहा है, वो लोग पसंद है। आइडियोलॉग कौन है? किसको आप पढ़ते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं? बहुत सारे लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो, मेहनत करो। अंतिम मंजिल क्या है? वो ईश्वर के हाथ में। हमारा काम कर्म करना है, कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद को जब आप पढ़ते हैं तो आपको उनके जीवन का कौन सा पहलू है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? शिकागो की वो धर्म सभा, उस धर्म सभा के अंदर जो उन्होंने हमारे भारत को, हमारे धर्म को जिस ओर रखा, वो वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक युवा, क्योंकि वो युवा थे, और हर युवा को उनके जीवन से सीखना चाहिए। जी, आप पूजा करते हैं, आप तिलक लगाए हुए हैं, चंदन का तिलक है, किसकी पूजा करते हैं? कितना वक्त आप अध्यात्म पे देते हैं और कितना वक्त क्या ध्यान पर भी देते हैं? बिल्कुल, ईश्वर है, उनका आशीर्वाद है जिसकी बदौलत मैं आपके बीच में बैठा हूँ, अपन सब मिल के बैठे हैं। और जाहिर सी बात है, अध्यात्म और ईश्वर तो है, उनके पीछे ही सब कुछ चल रहा है। आज के समय में उनका अगर आशीर्वाद नहीं होता तो 25 साल का एक लड़का MLA नहीं बन पाता, इस उम्र में मैं MP का चुनाव नहीं लड़ पाता। तो उनका आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद हम सब पे, इन तमाम लोगों पे बना रहे। किसकी उपासना करते हैं आप? ईश्वर की।
अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में आपको प्रायोरिटी किसको देते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? और वेजिटेरियन है तो फिर क्या चीज़ पसंद है? शुद्ध वेजिटेरियन 100% वाला। और जोधपुर के मारवाड़ के लोग जो हैं वो मार गया कि जीमण में संको कोने करें। मार आगे थाली में थे कहीं पर इसलिए तो मैं कोई संको कोन कर आ रहा हूँ जीम। वैसे कर तो हमारे दाल बाटी चूरमा तो आपको भी याद होगा। ये तमाम चीज़ें और कढ़ी और कचौड़ी सुबह सब कुछ A to Z कुछ भी आप जो प्यार से खिलाएंगे आराम से खाएंगे। लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ होगी ना पसंद होगी आपको? जाहिर सी बात है बाजरे की रोटी और हमारा देसी साग जी। आजकल दुनिया है ना मिलेट की तरफ बढ़ रही है। आप बाजरे की रोटी और देसी साग खाते हैं, क्या मिलेट वाकई में उतना फ़ायदेमंद है? आप तो खाते रहते हैं तो आपको ज़्यादा एहसास होगा, जो लोग नहीं खा रहे हैं उनको भी आपने देखा होगा। सब मिलेट तो है ही। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे बाजरी ही होती है और अमूमन कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्दियों में बाजरी का उपयोग किया जाता है, खाने में लेते हैं। हमारे वहाँ 365 दिन बाजरी खाते हैं और मिलेट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे उस क्षेत्र में होता है और फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि गेहूँ से तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल। तो जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो कभी कभार चटर पटर करने का मन करता होगा, कुछ चाट पकौड़ी खाना, या आप मान लो आप जोधपुर से निकल के जयपुर आए तो कुछ कभी ऐसा मन करता है कि यार ये चीज़ खाई जाए? बिल्कुल भदौरिया जी, कभी आज घुमाएं हमें दिल्ली तसल्ली से। मैं तो दिल्ली में नया आया हूँ। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि जोधपुर का आदमी, मारवाड़ का आदमी खाने पीने में कभी संकोच नहीं करता और चाट पकौड़ी तो हमारे वहीं से निकली है, तो जाहिर सी बात है। और इस बार आप जो शाम को खिलाएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे खाएंगे। शाम को देखिए दिल्ली में ना जोधपुर और शेखावटी से अलग एकदम शाम को यहाँ पर कचौड़ी समोसे बनते हैं। बाकी जगह हिंदी पट्टी में सुबह सुबह कचौड़ी समोसे जलेबी सुबह का नाश्ता होता है, तो शाम को तो ये खिलाएंगे। लेकिन आप सुबह अगर खाना चाहेंगे तो शुद्ध तेल में तला हुआ छोला भटूरा और ये नहीं जमता। अब सब बाजरी रोटी है जिका ना सही सुबह दही में चूर जीवन वाला लोग हमें माना है छोला भटूरा है समझ को नहीं आ रहा है। अब क्या है कि कोई भी युवा मीठा नहीं खा रहा अभी। धीरे धीरे मीठे से लोग रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बच रहे हैं। हो ही रहे। अब मुझे कई सारे भाई मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार पतले हो गए, फिट हो गए, 10-15 किलो वजन कम हो गया। मैं उनको कहता हूँ कि चुनाव लड़ लो। 15 नहीं 20 किलो कम हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जब फिट हो ही गए हैं तो इसको मेंटेन रखने के लिए कई सारे जतन करने ही पड़ते हैं। अच्छा, जब आप चुनाव प्रचार में होते हैं ना तो आप जिसके दरवाजे जाते हैं वो कुछ ना कुछ आपको खिलाना पिलाना चाहता है, अपने आप प्रेम स्नेह इस तरह से जताता है। कभी गुड़ खिलाएगा, कभी मिठाई खिलाएगा, कभी चाय ऑफ़र करेगा। तो जब आप प्रचार के दौरान होते हैं तो सब चीज़ें बड़ी भारी लगती हैं, कैसे बचते से? अब करनी ही पड़ती है, उस समय बच नहीं सकते। और हकीकत तो ये है कि उस समय चाहे कुछ भी रख तो नहीं पाता भैया। उस समय तो एक ही फोकस लगता है कि भैया आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिटर जो है वो अगर 12 घंटा मेहनत कर रहा है तो हमें 24 घंटे करनी है। वो अगर 10 लोगों से मिल रहा है तो हमें 100 लोगों से मिलना है। और जाहिर सी बात है कि अपनायत के साथ में वो खिलाते हैं, अपनायत के साथ वो चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, तो आप मना नहीं कर सकते। और हमारे वहाँ पे तो चाय को सगुन मानते हैं कि अगर चाय को आप मना कर रहे हो मतलब आपका काम नहीं होगा, तो डरते डरते ही सही भैया पीनी तो पड़ेगी। तो रविंद्र भाटी ने पहली बार कब सोचा कि उसको पॉलिटिक्स में जाना है या सामाजिक क्षेत्र में जाना, सोशल सर्विस करनी है? 2019 में जब मेरे तमाम भाइयों ने कहा कि चुनाव लड़ो। उससे पहले कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कोई दोस्त यारी नहीं ज़्यादा? बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरे फादर टीचर हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और 19 में जब छात्र संघ चुनाव की बारी आई तो तमाम जो साथी थे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो, जीत जाओगे अच्छे से। मैंने कहा ऐसा क्यों लगता था उनको? एक्टिव थे। 2013 में मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था और तब से लेके 19 तक तमाम जितने भी इलेक्शंस होते थे हम एक्टिव रहते थे। आनंद आता था। चुनाव होते थे बड़े जोरों शोरों से। छात्र संघ का चुनाव है, वो भी वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का चुनाव, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। और दूर दराज क्षेत्र के जो भाई आते थे तो उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनकी भी एक भावनाएं साथ में थी। तो वो तमाम लोग इकट्ठे होकर आए, उन्होंने कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा साहब चुनाव जितनी व्यवस्था इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े चेहरे आगे आते हैं। पर फिर भी 36 कौम के जो मेरे तमाम युवा थे, जो साथी थे,
उन सभी ने मोटिवेट किया और उन सभी ने चुनाव लड़ाया, जिसकी बदौलत खैर वो अलग बात है कि टिकट नहीं मिल पाया। टिकट मारवाड़ी में कहा अगर टिकट में लेनी हमारे थोड़ा कम रहे है, कदे टिकट मिल को नहीं पायो, पर फिर भी 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय पे भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जी। आपका जो स्टाइल है ना, कभी आप टी शर्ट में दिखाई देते हैं, कभी शर्ट में, कभी लंबे कुर्ते में, कभी पठानी सूट में, तो ये स्टाइल स्टेटमेंट कहाँ से आता है? कोई फैशन डिजाइनर आपको सजेस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, उस दौरों में कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, जो भी मिल जाता है चल देते हैं। इन लोगों का प्यार है, हम तो किसी में भी ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पहन के आ रहा, बस हमारा है, हमारा अपना है, उनके लिए ये खूब है। अच्छा, स्ट्रेस डिस्ट्रेस करने के लिए आप क्या थोड़ा सा OTT देख लेते हैं, या तो फिर पिक्चर, या तो फिर रील्स? आजकल तो हम सब रील्स देख रहे हैं ना। नेटफ्लिक्स बिल्कुल। तो फेवरेट सीरीज कोई बता दीजिए। खूब सारी देख ली मैंने, कोई छोड़ी ही नहीं जो पीछे रह गई है। ऑलमोस्ट जब भी टाइम मिल पाता है तो देख ही लेते हैं। अच्छा, एक आध कोई फेवरेट जो आपको सच में अच्छी लगी? मनी हाइट्स खूब चली, मनी हाइस्ट, है ना। सेक्रेट गेम्स खूब चली, है ना, और भी खूब सारी है। आपको अच्छी लगी ये दोनों? सब देखते हैं, कोई भी आ गया। जाहिर सी बात है इंग्लिश वाला थोड़ा सा कम पल्ले पड़ता है तो दूर हो जाता है, बाकी सारी नहीं, तो उसमें हिंदी करने की सुविधा है, तो तमिल, हिंदी, पंजाबी जो भाषा करना चाहो आप उसमें देख पर वो सकते हैं। पढ़ में फील नहीं आता वो पढ़ने में हिंदी वाली ठीक है हमारे। अच्छा, आपने ना कान में ये डायमंड का कुछ पहना हुआ है, राजस्थान में कुंडल का चलन है, तो आपने कुंडल की बजाय जब ये लूंग तो लूंग जब पहनी तो घर में ये नहीं हुआ कि नहीं कुंडल ही पहनने हैं आपको? नहीं, यही पहनाते हैं हमारे उस तरफ। उस क्षेत्र में लगभग आप कोई भी अगर आपको राजस्थान का या उस तरफ एक लूंग का चलन? बिल्कुल, ये कोई भी अगर आपको राजस्थान का आदमी मिलेगा तो उसने लॉन्ग पहन रखे होंगे, तो ये आइडेंटिटी है उस पूरे इलाके में। बिल्कुल, पूरे इलाके में ज़रूरी है। और बड़े शहरों में ये एक फैशन स्टेटमेंट है, एक कान में पहनना। मुझे नहीं पता उनका मुझे तो हमारे वाला पता है कि भैया 2 कानों में पहना जाता है और बड़े शहरों में बड़ी बातें होती है, हम छोटे ठीक है। अच्छा, आपने किस क्लास में साइकिल चलाना सीखी, और जब आप पहली बार सीख रहे थे तो क्या गिरे भी, चोट भी लगी? साइकिल 5th में। हाँ, और जाहिर सी किसकी साइकिल लेके भागे थे? क्योंकि हम तो किसी ना किसी की साइकिल लेके भागे थे बचपन में, ऐसा कोई साइकिल हाथ में देता नहीं। ये ऑन कैमरा नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारी साइकिल चुरा रखी है मैंने, वो सारे लोग वापस आ जाएंगे अब मांगने बिल्कुल। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज़ ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यंग पॉलिटिशियन है, इंग्लिश मीडिया ने तो आपको डेजर्ट स्टॉर्म बनाया है, बारमेर से रेवोल्यूशन, हम लोगों ने तो बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए, तो आपको पहला व्हाट वाज योर इंप्रेशन व्हेन यू सॉ इतने अच्छी जो है प्रेजेस, प्रशंसा हो रही है आपकी, और उसके साथ साथ जब लोग कहते हैं कि यंग है, फिनोमिनन है, 1-2 साल में जो है फेड अवे हो जाएगा, तो उससे क्या आपको इंस्पिरेशन मिलता है या थोड़ा सा लगता है कि व्हाट इज़ दिस? देखिए, जाहिर सी बात है कि कौन क्या कह रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो जनता के बीच में रह के उस धरातल पे काम करना है, लोगों के लिए खड़ा रहना है ना। और वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, उनके लिए अगर काम करेंगे तो चीज़ें, परसेप्शन बनते बिगड़ते रहते हैं। हमें तो काम करना है, ग्राउंड पे रह के काम करना है। 26 साल के एक युवा पे जो भरोसा जताया है, इस भरोसे को हमेशा बरकरार रखना, ताकि अगली बार कोई भाई चुनाव लड़ने के लिए आगे आए तो उसे हम जितनी मेहनत नहीं करनी पड़े। हर कोई भरोसा करे कि हाँ वाकई एक पहले भी आया था, वो काम करके गया, ये भी काम करेगा, और नए सारे युवाओं को मौका मिलेगा। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो नए युवाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है काम कर रहे हैं। आप इतनी देर से बात कर, अपने कास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, तो ये जो कास्ट एग्नोस्टिक अप्रोच है, यानी छत्तीसगढ़ इंक्लूस, ये क्या चल जाएगा इस देश में? 100% चलेगा। इस बार के चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के इस चुनाव में लोगों ने कास्ट, पार्टी, रिलीजन सबको छोड़ के अपने भाई और अपने बेटे को वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, हम सब मिल के देखेंगे, और आप देखिएगा कि बाड़मेर के लोग इस बार एक नया इतिहास रचने वाले हैं। रविंद्र, एक चीज़ जानना चाहते हैं, छोटे पे सबको मिठाई पसंद होती है, और हर घर में होता था कि मम्मी ने कुछ फेवरेट मिठाई बनाई आपकी माता जी ने, और वो रख दी जाती थी डब्बे में बंद करके, और मना कर दिया जाता था। तो कभी मिठाई चुरा के खाई है? कभी साइकिल चुरा रहे हैं, कभी मिठाई चुरा रहे हैं। सब चुरा के, जितनी भदौरिया साहब ने खाई है ना उतनी की उतनी हमने तो गाजर का हलवा खूब चुरा के खाया है। तमाम वो चीज़ें, कोई भी अगर ठीक लगी ये चीज़ तो बिल्कुल हमें मिली है, नहीं मिली है तो चुराई है। पिटाई भी पड़ी फिर?
अरे वो मत पूछो, वो ऑन कैमरा तो बिल्कुल ही नहीं उसमें रिकॉर्ड टूटे हैं। फादर मेरे टीचर हैं, पीटीआई है ना। ओह, फिजिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल के अंदर पीटीआई साहब जब आते हैं तो सब लाइन में खड़े रहते हैं। तो आप सोचो कि मेरे घर में पीटीआई है और इससे ज़्यादा कहा तो अब मैं घर में घुस नहीं पाऊंगा। तो फेवरेट मिठाई क्या है आपकी? देखिए हमारे गडरा के लड्डू हैं, मैं आपको किसी दिन खिलाऊंगा। जैसलमेर जो है वहाँ के घोटुए हैं, वो वर्ल्ड फेमस है। बस ये है कि उनको इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो नहीं मिल पाया, पर मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो चीज़ें हमारे उस तरफ की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो अभी तो आप मान लो इलेक्शन आपका पूरा हो चुका है और इस दौरान आपके लिए क्षेत्र में आप घूम भी लिए होंगे, धन्यवाद ज्ञापन भी दे दिया होगा। सांसद बनने के बाद जब आप संसद में पहुंचेंगे तो अपने क्षेत्र की पहली डिमांड कौन सी होगी जो आप संसद के पटल पर रखेंगे? पानी। मेरे उस क्षेत्र को पानी चाहिए। कैसे आएगा? निश्चित तौर पे ये तमाम जो कैनाल के प्रोजेक्ट जो इतने लंबे टाइम से रुके हुए पड़े हैं, उनको सही तरीके से तैयार करके और हम पानी पहुंचा सकते हैं। बस मेहनत की ज़रूरत है, शिद्दत की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इतने टाइम तक कोई ध्यान ही नहीं देता था। बुरा लगेगा कई सारे लोगों को, पर जीतने के बाद कभी वो उन लोगों के बीच में नहीं जाते थे जिसकी बदौलत आज भी हम आज़ादी के 70-75 साल बाद में भी हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे लोग, मैं असेंबली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक बांडासर गांव है, वहाँ पे एक 80 साल के लोंगे खान जी हैं। मैं उनसे मिलने गया तो वो रो रहे थे, वो भावुक थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहता पानी नहीं आ रहा हमें। आप सोचो कि ये स्थिति हमारे उस क्षेत्र की है। मैं पानी के लिए मजबूती से पैरवी करूँगा। इसके अलावा मेरे कई सारे युवा हैं, उनको रोज़गार चाहिए। आज वेस्टर्न राजस्थान में तमाम कंपनीज आई हैं, ऑयल की, सोलर की, ये वो हर तरीके का काम हमारे उस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं, पर आज भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए कोई बात नहीं करता। अब बात करें भी क्यों, पॉलिटिशियंस को तो आराम से जेब गर्म हो रही है, घर बैठे हुए तमाम चीज़ें मिल रही है, तो वो क्यों बात करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उन तमाम भाइयों को रोज़गार दिलाना चाहता हूँ। साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीज़ें जो अभी तक प्रॉपर तरीके से जो क्षेत्र में नहीं पहुँच पाई है, वो पहुँचाने का काम। लेकिन ज़्यादातर ऐसे पिछड़े इलाकों में देखा गया है जहाँ इंडस्ट्री जाती भी है तो स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, मतलब जो काम करने वाले होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते, तो मजबूरन कंपनीज़ को बाहर के लोग हायर करने पड़ते हैं। तो स्किल्ड लोग हों, उसके लिए आपका प्लान है? बिल्कुल। मैं पहले अनस्किल्ड से शुरू कर रहा हूँ। अनस्किल्ड लोगों को आप दें, है ना, फर्स्ट। सेकंड, जो स्किल्ड नहीं है तो स्किल सेंटर डेवलप करें। हज़ारों करोड़ का आपका जो CSR का फंड जो वेस्ट हो रहा है, आप जो गमले लगाने में, ये ट्री गार्ड लगाने में जो खर्च कर रहे हो, अगर उनको स्किल दे के आप अगर ट्रेन करके आप यूज़ लें तो आपका लॉजिस्टिक से लेके हर एक चीज़ आपकी बच सकती है। लेकिन स्किल इंडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसमें देखा आपने कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनका बजाय फोकस स्किल होने के सर्टिफिकेट पे होता है। जाहिर सी बात है कि मॉनिटरिंग की कमी है। अगर वहाँ पे कोई स्किल होके अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है पास वाला आदमी भी सोचेगा साहब उसको मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। आप अगर उसको सर्टिफिकेट तक रखेंगे तो वो सर्टिफिकेट तक रहेगा। देखो साहब, स्किल्ड करना है ना उसको, स्किल सिर्फ उस कला में उसमें ही नहीं करना है, मेंटली भी तो स्किल करना है उसको कि भैया ये काम नहीं सीखेगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा। तो वो क्यों नहीं सीखेगा? रोज़गार आज सबको चाहिए साहब, खाली पेट है कहना भलो कौन लगे, सब ना पेट में रोटी चाहिए। रविंद्र, एक आपके यहाँ पे एक प्रदेश में जो पेपर लीक्स का जो मुद्दा है, युवा जो है पेपर्स लिखते हैं और उसके बाद ये लीक हो जाता है, फेक एडमिट कार्ड्स बनाए जाते हैं। इट्स एन इंडस्ट्री दैट्स जहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो लॉज बनाने के बावजूद जो है पुलिस केसेस फाइल नहीं होते हैं। आपको लगता है इसका कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन पॉसिबल भी है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट अगर प्रॉपर तरीके से काम करे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वो नीति बनाना वो काम गवर्नमेंट का है। हमसे ज़्यादा वो लोग समझते हैं, खूब सारे IAS बैठे हैं वहाँ पे, उनका काम यही है, पर मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जब राजस्थान से आउट हुई तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारी तमाम युवा करंट गवर्नमेंट से नाराज़ थे क्योंकि सब हर पेपर आउट हुआ। बिल्कुल। तो इसके लिए ये नीति बननी चाहिए और मजबूती से उसकी पालना भी करवानी चाहिए। सर, एक राइट टू हेल्थ भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल था और राइट टू हेल्थ को लोगों तक सही तरीके से समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। अब हॉस्पिटल्स वाले और डॉक्टर्स जो अपनी समस्या बता रहे हैं वो अपनी जगह है, उसको इस तरीके से करना चाहिए था ताकि डॉक्टर्स को नुकसान नहीं हो और पब्लिक को फ़ायदा हो।
पर कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में कई सारी चीज़ें टेक्निकल मिस्टेक्स रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, जिसकी वजह से वो बिल आउट हो चुका। But it was a good idea in principle. बिल्कुल था, मैं support करता हूँ। Sir, also, if you were not a politician, तो आप क्या बनते? कि लॉ कर रखी है मैंने, हमारे आराम में न चाय पीता होता कोर्ट में कठिन अच्छा, आपने 5वीं क्लास में साइकिल चलाना सीख ली, 8वीं 10वीं में आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली होगी, और 12वीं तक आते आते जीप, यही रहा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यही है अब structure। मुझे ये बताइए, आप इतने दिनों चॉपर में उड़े, हेलीकॉप्टर में उड़े, हेलीकॉप्टर चलाना सीखे कि नहीं? भदौरिया जी सिखा देंगे तो बिल्कुल सीख लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि गाड़ी तक ठीक है, हेलीकॉप्टर आलू डेरू कदे बैठो को नहीं पर थोड़ा दिन बाद सीख जरूर लिया। लेकिन फंक्शनिंग तो समझ में आ गई होगी इतने दिन उड़े, यार ध्यान नीचे रहता था, पब्लिक बहुत है हाथ हिलाने में। आंखें बंद कर उड़े राखता के चक्कर नहीं आ जाए गनौर आदमी है जी। जी बिल्कुल। तो रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें हमारी ओर से शुभकामनाएं पूरे NDTV परिवार की ओर से कि आप जीत कर आएँ, सांसद बने और मजबूती से अपने क्षेत्र के जैसलमेर बाड़मेर के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की मांगों को मजबूती से रखें, और केवल मांग ही नहीं रखें बल्कि उनके हल भी उन तक प्रोवाइड कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र।